चलिए, तो आयनिक बॉन्ड हम लोग देख लिए थे। आयनिक बॉन्ड में चलिए, तो आयनिक बॉन्ड के बाद अगला टॉपिक हम लोग का क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड। नहीं, कोवैलेंट बॉन्ड को समझा जाए। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? ऐसे आयनिक कंपाउंड का कुछ प्रॉपर्टी भी हम लोग को देता है, नहीं कि वैसे कंपाउंड जो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं उन कंपाउंड को क्या कहा जाता है? आयनिक कंपाउंड। ध्यान रखना है। और आयनिक कंपाउंड का कुछ प्रॉपर्टी बताया रहता है, ध्यान रखना है। ठीक है, कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सामान्यतः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ये ठोस अवस्था में जब होते हैं तो उस केस में विद्युत धारा के कुचालक होते हैं, लेकिन जब इनको पानी में डाल दिया जाता है तो ये विद्युत धारा के सुचालक हो जाते हैं। जैसे नमक, नमक अगर पत्थर के रूप में है तो विद्युत का क्या है? कुचालक है। और उसी को पानी में डाल दो तो क्या हो जाएगा? सुचालक हो जाएगा। ध्यान रखना है। तो ये सब दिया रहता है जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग आ जाए कोवैलेंट बॉन्ड पर। अगला हम लोग का टॉपिक है इसमें कोवैलेंट बॉन्ड। ध्यान रखना है। तो कोवैलेंट बॉन्ड जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? सहसंयोजी आबंध, यही ना जी? सहसंयोजी आबंध, जिसको एक और नाम जानते हैं सहभाजन आबंध। देखा जाए तो ये आपका सहसंयोजी आबंध है। ठीक है। अब देखा जाए तो कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? तो पहले से भी आप जानते हो कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं। दो या दो से ज्यादा परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन के परस्पर सहभाजन के कारण, इलेक्ट्रॉन के परस्पर सहभाजन के कारण उनके बीच जो आबंध बनता है उसी आबंध को क्या कहते हैं? सहभाजन आबंध या सहसंयोजी आबंध कहते हैं। वही हम लोग यहाँ से बोल रहे हैं। और कोई बोलता है तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा परमाणुओं के बीच परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स के परस्पर सहभाजन के कारण, परस्पर सहभाजन के कारण जिस आबंध का निर्माण होता है जिस आबंध का निर्माण होता है उसी आबंध को सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी आबंध या सहभाजन आबंध, सहभाजन आबंध कहते। ध्यान रखना है। ठीक है। तो दो या दो से ज्यादा परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन के परस्पर सहभाजन के कारण जिस आबंध का निर्माण होता है उसी आबंध को क्या कहते हैं? सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ध्यान रखना है। यहाँ पर एक वर्ड यूज किया जाता है, ध्यान रखना है। हम लोगों को अगर देखें तो यूज किया जाता है परस्पर सहभाजन, नहीं यूज किया गया है परस्पर सहभाजन। तो परस्पर सहभाजन का मतलब क्या होता है? समान मात्रा में इलेक्ट्रॉन का सहभाजन। ठीक है। सहभाजन का मतलब होता ही है कि आपस में सहभाजन नहीं, लेकिन परस्पर सहभाजन का मतलब है कि समान मात्रा में इलेक्ट्रॉन का सहभाजन। ध्यान रखना है कि अगर एक परमाणु अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है सहभाजन के लिए तो दूसरा परमाणु भी अपना एक इलेक्ट्रॉन ही देगा सहभाजन के लिए। नहीं, जैसे मान लो आपको बाइक खरीदना था, ठीक है, तो अगर 1 लाख का बाइक है तो अगर आप 50,000 दे रहे हैं तो आपका दूसरा दोस्त भी 85,000 दे रहा है। नहीं, ध्यान रखना ही नहीं कि अगर ये 5,000 बढ़ गया तो दूसरा का दोस्त जो है कहा कि चलो चलो हम 5,000 बढ़ा देते हैं। नहीं, 2,500 फिर मिलाइए आप, 2,500 हम और मिलाएंगे। नहीं, तो परस्पर सहभाजन का मतलब है कि समान मात्रा में इलेक्ट्रॉन का सहभाजन।
यानी एक परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन सहभाजन के लिए देगा, दूसरा परमाणु भी सहभाजन के लिए उतना ही इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसको कहते हैं परस्पर सहभाजन। ठीक है, चलो आगे बढ़े हम लोग। यहाँ से हम लोग ध्यान दें तो पहले से भी आप जानते हो कि जो सहभाजन आबंध होते हैं, नहीं, वो मेनली 3 टाइप के होते हैं। ध्यान रखना है कितने तरह के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना है। अगर हम लोग सहभाजन आबंध की बात करें, सहभाजन आबंध की बात करें तो यहाँ से हम लोग कहा जा रहा है कि जो सहभाजन आबंध होते हैं उनमें 3 टाइप होता है, ध्यान रखना है। एक जिसको आप कहते हो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, नहीं, जिसको एकल सहसंयोजी आबंध कहेंगे। नहीं, क्या कहिएगा इसको, एकल सहसंयोजी एकल सहसंयोजी आबंध, ये आपका होता है। वैसे ही दूसरा आपका डबल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको द्विसहसंयोजी आबंध कहेंगे, द्विसहसंयोजी आबंध। ऐसे ही आपका आता है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ध्यान रखना है, जिसको आप त्रिसहसंयोजी आबंध कहते हैं। ठीक है, तो 3 तरह के आपके पास कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, एक सिंगल, एक डबल, एक ट्रिपल, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अगर हम लोग देखें अगर तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। तो अगर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं क्या कि यदि दो परमाणुओं के बीच में, यदि दो परमाणुओं के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन, यदि दो परमाणुओं के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन के परस्पर सहभाजन से अगर किसी आबंध का निर्माण होता है तो उस आबंध को ही एकल सहसंयोजी आबंध कहेंगे। ध्यान रखना है, यानी एक परमाणु अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया सहभाजन के लिए और दूसरा परमाणु भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया सहभाजन के लिए। ठीक है, तो उनके बीच जो आबंध बनेगा उसे क्या कहेंगे, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड या एकल सहसंयोजी आबंध। दिक्कत है इसमें, तो ये आप बोल सकते हो, ध्यान रखना है। तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड ये हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है हम लोग का एक एक इलेक्ट्रॉन का सहभाजन। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लिए यहाँ पर H2, एग्जाम्पल के लिए लिए H2, नहीं, तो आप जानते हो H2 को देखा जाए तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन है तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। दोनों के पास बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन को स्टेबल होना है तो ये किसकी तरफ बनना चाहेगा, हीलियम की तरफ। तो हीलियम के बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2। तो ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको स्टेबल होने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक और चाहिए, और इसको भी स्टेबल होने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। नहीं, तो इनके पास ऑप्शन क्या है, साझा करना। नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसका 2 पूरा हो जाए, ये तो स्टेबल हो जाए और ये बेचारा खत्म हो जाए, तो ऐसा तो करेगा नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं, शेयरिंग। ध्यान रखना, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए और इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो ये क्या करते हैं, साझा, जिसको आप ऐसे दिखाते हो, दिखाते हैं। नहीं, तो यहाँ से हम एक सर्किल खींचे इस हाइड्रोजन के लिए, तो इस हाइड्रोजन का जो सर्किल खींचे थे ये वाला सर्किल, ध्यान देखना है। तो इस वाले सर्किल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब फिर इसका जो सर्किल खींचा गया उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि अब इस हाइड्रोजन के लिए यह और यह दोनों इलेक्ट्रॉन काउंट होगा और इस हाइड्रोजन के लिए भी यह दोनों इलेक्ट्रॉन काउंट होगा। तो इस तरह से दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए, हो गए। ध्यान रखना है। अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। तो यहाँ पर H और H के बीच में कितना बॉन्ड खींचेंगे, सिंगल बॉन्ड, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसी को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है कि H और H के बीच में हम लोगों का 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ बीच में रख दें। ध्यान रखना है, कहाँ रख दिए, बीच में। नहीं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन किसका है, इस हाइड्रोजन का, और एक इलेक्ट्रॉन किसका है, इस हाइड्रोजन का। नहीं, अब जब इसको जरूरत पड़ेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन का यूज कर सकता है और जब इसको जरूरत पड़ेगा तो ये भी दोनों इलेक्ट्रॉन का यूज कर सकता है।
तो इस तरह से दोनों काम हो गया, दोनों ही स्टेबल हो गए, ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये लोग अपना जोड़ी बना लेते हैं, ध्यान रखना है। H और H जो है वो इस तरह से H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो Cl2, नहीं हम लोग Cl2 मॉलिक्यूल ले सकते हो, देख लो। तो Cl2 आप लिखते हो तो Cl और Cl, दो क्लोरीन है भाई, ठीक है। अब एक क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करो आप, 2 2 4 2 6 और एक कितना है? 7। चलो इसके पास भी देखो, 2 2 4 2 6 और एक 7, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है। नहीं, अब इस क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। 8 चाहिए, मतलब 7 है, एक और इसको चाहिए, तो 8 पूरा हो जाएगा इसका, ध्यान रखना है। तो ये क्या करेगा? इस क्लोरीन से मदद मांगेगा और अपना एक सर्किल बनाएगा जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो जाएंगे। नहीं, तो ये क्लोरीन इसके कितने क्लोरीन, इस क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन का यूज किया? एक का। नहीं, तो ये क्लोरीन भी इसके एक इलेक्ट्रॉन का यूज करेगा, ये भी अपना सर्किल बनाया। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इसका भी 8 पूरा हो गया और इसका भी क्या हो गया? 8 पूरा हो गया। तो दोनों स्टेबल हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ? एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ। तो यहाँ पर क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में कई गो बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। अच्छा, क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। 7 में से यूज कितना किया? एक। नहीं, तो एक जो यूज किया वो तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक यूज किया, ये भी अपना एक यूज किया, बाकी इसके पास बच कितने गए? 6 बच गए। इसके पास भी कितने बच गए? 6 बच गए। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो बाहरी कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन आबंध बनाने में भाग लेते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं बाहरी कक्ष के, वैसे इलेक्ट्रॉन जो आबंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, उनको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो ध्यान रखना है, हम लोग को ये टर्म आता है। तो यहाँ बोला जाता है कि बाहरी कक्ष किसी परमाणु के, ऐसा लिखें, किसी परमाणु के, किसी परमाणु के बाहरी कक्ष, किसी परमाणु के बाहरी कक्ष के वे इलेक्ट्रॉन, वे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं, बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं, जो बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं, उन्हें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, उन्हें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का मतलब आबंधित इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ध्यान रखना है, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। और बाहरी कक्ष के वैसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते हैं, ध्यान रखना है। किसी परमाणु के बाहरी कक्ष, किसी परमाणु के बाहरी कक्ष के वैसे इलेक्ट्रॉन्स जो, किसी परमाणु के बाहरी कक्ष के वैसे इलेक्ट्रॉन जो आबंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, जो आबंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, उन्हें लोन पेयर, उन्हें लोन पेयर यानी हिंदी में कहे तो निर्जन जोड़ी भी कहा जाता है, उन्हें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे अभी आप क्लोरीन क्लोरीन बनाए तो क्लोरीन और क्लोरीन में कितना बॉन्ड था? सिंगल बॉन्ड। इनके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए थे? 6, ये बच गए थे। याद रखिएगा कि जब भी लिखा जाए एक लोन पेयर, तो एक लोन पेयर का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो कोई भी पूछता है कि भाई इस जो मॉलिक्यूल है आपका, जो Cl2 मॉलिक्यूल है, इसमें टोटल लोन पेयर बताओ, तो टोटल लोन पेयर कितने होंगे? 6, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक लोन पेयर। तो यहाँ पर एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 4 5 और एक 6, तो टोटल लोन पेयर कितने हैं? 6। नहीं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कोई पूछे कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बताओ,
बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कोई पूछे कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बताओ, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो। नहीं, एक इलेक्ट्रॉन और एक, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? दो। कोई बोल दिया कि बॉन्ड पेयर बताओ, तो कितना? एक। नहीं, क्योंकि जोड़ी का मतलब एक। बोलो इतना में दिक्कत है? कर सकते हैं ना? तो लोन पेयर किसे कहते हैं, बॉन्ड पेयर किसे कहते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स किसको कहते हैं, ये बता सकते हैं ना? याद रखना है कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो नॉन मतलब नहीं, बॉन्डिंग मतलब नहीं आबंध बनाने वाले। आबंध नहीं बनाने वाले इलेक्ट्रॉन को या तो लोन पेयर कहो या तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहो, ध्यान रखना है। तो अगर यहाँ कोई बोलता है आपसे कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बताओ, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अगर कोई पूछता है तो उस केस में कितना होगा? 12। कितना होगा? 12। ध्यान रखना, उसमें एक इलेक्ट्रॉन काउंट करना होगा, एक दो, क्योंकि उसमें पेयर कहीं लगा है क्या? इसके नाम में कहीं पेयर नहीं लगा है। जैसे ही पेयर लगेगा तब दो इलेक्ट्रॉन का मतलब एक पेयर। समझ आ रहा है? ठीक है, तो लोन पेयर जब पूछेगा, लोन पेयर, तो उसका मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन का मतलब एक लोन पेयर। ठीक है, और अगर आपसे बोल दिया कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नहीं इसमें कहीं पेयर नहीं लगा हुआ है, तो आपको एक एक इलेक्ट्रॉन गिनना पड़ेगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन इधर है जो आबंध बनाने में भाग नहीं ले रहा है, और 6 इलेक्ट्रॉन इधर है जो आबंध बनाने में भाग नहीं ले रहा है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आबंध बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं? 12। तो यहाँ पर आपको 12 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। अब 12 इलेक्ट्रॉन का आधा कर दो तो लोन पेयर हो जाएंगे, 6 लोन पेयर। बोलो परेशानी है किसी को? आगे बढ़े? चलो, तो ये समझ में आ गया। नहीं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा? तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? दो परमाणु के जब एक एक इलेक्ट्रॉन परस्पर सहभाजन आपस में करते हैं तो उसके कारण जो बॉन्ड बनता है उसे क्या कहते हैं? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब बारी आती है डबल कोवैलेंट बॉन्ड की। अब यहां से हम लोग का बारी आता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड। डबल कोवैलेंट बॉन्ड जिसको आप हिंदी में कह रहे थे द्वि सहसंयोजी, सहसंयोजी आबंध, द्विसहसंयोजी आबंध, ये हम लोग को देखना है। तो अगर द्विसहसंयोजी डबल कोवैलेंट बॉन्ड को बोले नहीं, तो इसका डेफिनेशन भी बिल्कुल वैसा ही होगा। अब यहाँ पर क्या डेफिनेशन होगा? हम लोग क्या बोल सकते हैं सिंपली कि यदि दो परमाणुओं के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन, यदि दो परमाणुओं के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन का परस्पर सहभाजन हो, नहीं, तो इस सहभाजन के कारण जो आबंध बनेगा उसी आबंध को द्विसहसंयोजी आबंध कहेंगे। दिक्कत है क्या? हम लोग बोल रहे हैं दो परमाणुओं के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन का परस्पर सहभाजन हो तो जो आबंध बनेगा उसी आबंध को क्या कहेंगे? द्विसहसंयोजी आबंध कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, देखा जाए, हम लोग को लिया गया O2। क्या लिया गया? O2। अब O2 में आप जानते हो कि O2 में दो ऑक्सीजन है, O और O, लिख दिए। एक ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा कितने इलेक्ट्रॉन? 6। तो 1 2 3 4 5 6, इसके पास भी 6 होगा, 2 2 4 और 2 6। अब इसको स्टेबल होने के लिए दो और चाहिए, क्योंकि 6 है, 8 पूरा करना है। लेविस का अष्टक नियम पढ़े ना जी? तो लेविस का अष्टक नियम कहता है कि इसको स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। नहीं, तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 8 को ये पूरा करेगा। कैसे पूरा करेगा भाई? तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन का यूज करेगा। नहीं, तो अब देखो इसके सर्किल में 8 पूरा हो गया कि नहीं हो गया? देख लो, 2 2 4 2 6 और 2 8, पूरा हो गया ना? अब जब ये ऑक्सीजन इसका 2 यूज किया तो ये भी इसका 2 यूज करेगा, करेगा। तो इसका भी 8 पूरा हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है? 2 2 का। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कई गो बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। इसके कितने इलेक्ट्रॉन आबंध बनाने में भाग नहीं लिए? 4। इसके भी कितने? 4। नहीं, यानी टोटल लोन पेयर कोई पूछे तो कितना बोलेंगे? 4। 1 2 3 4। वही कोई बोलता नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बताओ, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो 8 नहीं बोलते? तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बराबर 8। दिक्कत है? ठीक है, कोई बोलता कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बताओ, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना होता है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन। अब वही कोई बोलता कि नहीं बॉन्ड पेयर बताओ, 2 होता। बोलो परेशानी है? दिक्कत है इसमें? तो बता सकते हैं ना? तो इस तरह से हम लोग का डबल कोवैलेंट बॉन्ड हम इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, देखा जाए। अब हम लोग का आता है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड।
अगला हम लोग का इसमें आता है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ध्यान रखना है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड जिसको हम लोग कहते हैं त्रिसहसंयोजी आबंध। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड तो सिंपल है, यहां पर क्या होगा, नाम से नहीं लग रहा है, यदि दो परमाणुओं के बीच में तीन तीन इलेक्ट्रॉन का परस्पर सहभाजन हो तो जो आबंध बनेगा उसे क्या कहेंगे, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। नहीं, ध्यान रखना है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पर लें, एग्जाम्पल के लिए N2, ध्यान रखना है। नहीं तो आप N2 अगर लेते हो तो N2 में कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है। एक नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 होगा। नहीं, अब इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 चाहिए, तो 3 यूज करेगा इसका। अब ये नाइट्रोजन भी इसका 3 यूज करेगा, तो इसका भी 8 पूरा, इसका भी 8 पूरा होगा। कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, 3 3 का, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन में कितना बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 2, इसका 2। बोलो दिक्कत है, तो ये क्या बन गया, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। नहीं तो यहाँ पर दोनों परमाणुओं के बीच में 3 3 इलेक्ट्रॉन का परस्पर सहभाजन हुआ। नहीं तो इस तरह से यहाँ पर ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बोलो दिक्कत है इसमें किसी, तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, बता सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। अब इस तरह से कुछ एग्जाम्पल हम लोग को दिए जाते हैं जिनको आपको बनाना होता है, ध्यान रखना है। जैसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो पूछा जाता है, नहीं जैसे हम लोग को बोल दिया जाता है C2H6 का बनाने के लिए कभी दे देता है, कभी दे देता है C2H4 का बनाने के लिए दे देता है, और कभी C2H2 का। तो ये बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है जो आप समझ सकते हैं, देख लीजिए, सिंपल है। कार्बन कय गो है, 2 गो, तो 2 कार्बन लिख दीजिए पहले। हाइड्रोजन कय गो है, तो बराबर डिस्ट्रीब्यूशन कीजिएगा, 3 इसको दीजिए और 3 इसको दीजिए, 6 बांट दीजिए। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, इसको बांट दिए, 3 इसको बांटिए, 1 2 और 1 3। पहले साइड वाला सब बॉन्ड बना लीजिए, साइड वाला सब बॉन्ड बना लीजिए। नहीं चलिए, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है ना। हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितना बॉन्ड बनाना है, 1 बना दीजिए, 1 बॉन्ड। नहीं अब हम सर्किल नहीं दिखाएंगे, हम लोग सीधे दिखा दे कि इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन क्या किया, शेयरिंग कर लिया, बॉन्ड बना लिया, ठीक है। चलो, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और इसका 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लिया, इसका 1 इलेक्ट्रॉन और इसका 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लिया। सेम ऐसे ही बनाएंगे, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लिया, इसका और इसका 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लिया, इसका और इसका 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लिया। हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए ही ना इलेक्ट्रॉन चाहिए, बना दिए। अच्छा, कार्बन जो है इसके बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, 4, तो इसको स्टेबल होने के लिए 4 और चाहिए। नहीं तो देखते हैं कि यहाँ जो कार्बन है वो अपने कितने इलेक्ट्रॉन का यूज कर गया, 1 2 3 का यूज कर गया, कई को बचा है, ये कार्बन कितना यूज कर गया, 3 का, 1 बचा है ना। नहीं तो इसके पास 1 बचा है, तो इसके पास 1 बचा है, तो दोनों मिलके एक बॉन्ड बना लिया। दिक्कत है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस कार्बन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गिनेंगे, तो एक बॉन्ड का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2, तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, एक बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4, 2 6 और 2 8 होगा ना भाई। शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके लिए गिना जाएगा। हाइड्रोजन कार्बन के लिए इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों इसके लिए गिना जाएगा ना। शेयरिंग का मतलब यही होता है, ध्यान रखना है। और जब हाइड्रोजन का गिनोगे तो हाइड्रोजन के लिए भी ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों गिनेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ से इस कार्बन का 8 पूरा हुआ कि नहीं हुआ, इस कार्बन का भी 8 पूरा हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, सिंपल है। मान लो C2H2 का एक बना के देखते हैं, इसका आप अपने से बनाइएगा। कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, एक इसको दे दो और एक इसको दे दो। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1, तो इसके 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेगा। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1, इसके 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेगा। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, 4 में से कितने का यूज कर गया, ये 1 का यूज कर चुका है, कितना बच गया, 3, ये भी 1 का यूज कर गया, कितना बचा, 3। नहीं तो क्या करें, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन,
इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बनाएगा नहीं। अब यहाँ से इस कार्बन का गिन लीजिए कि कार्बन का 8 पूरा हुआ कि नहीं। एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से 2 2 4 2 6 और 2 8, यहाँ भी 2 2 4 2 6 और 2 8, पूरा हुआ कि नहीं हुआ। दिक्कत है, आगे रहिए सर, इससे परेशानी है। तो इस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए भी आता है कि कोवैलेंट बॉन्ड आप बनाइए, तो बना सकते हैं, दिक्कत है, बना सकते हैं। तो जैसे HCN का आप बना के बताइए हमको, HCN, HCN का आप हमको बना के बताइए, जिनका बन जाएगा वो लोग हाथ उठाएंगे। हाँ सर, बोलिए क्या क्या लिखें, यही ना, बोलिए। सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, चलिए बाकी लोग को बना दीजिए, सेम है। हाँ सर बोलिए, आपका यही है, चलिए हम लोग का यही आ रहा है, तो बिल्कुल ये सही है, HCN का यही होगा। नहीं, हम लोग कुछ नहीं करना था इसमें, H और CN को बस लिख देना था, हमारा बनता आसानी से। नहीं, HCN को लिख देते, जैसे क्या लिखना था, HC और N। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, एक, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बना लेगा, बन गया। नहीं, कार्बन के पास एक यूज हो गया, कई गो बच गया, 3 गो। नाइट्रोजन के पास 5 गो होता है, तो 3 गो इसके सामने लिखे, क्या है कि नाइट्रोजन को 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा। तो चाहते तो हम लोग ऐसे भी दिखा देते थे, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, करेगा शेयरिंग। नहीं, तो इस तरह से गिन लो, कार्बन का 8 पूरा हो गया, 2 2 4 2 6 और 2 8। नाइट्रोजन का भी 8 पूरा हो गया, 2 2 4 2 6 और 2 8, पूरा हुआ। इसको चाहे तो आप ऐसे भी दिखा देते थे, मतलब सर्किल से मन कर साइकिल से भी दिखा देते थे, ऐसे 3 ऐसा खींच देते नाइट्रोजन का, 3 ऐसे खींच देते, 2 ऐसे खींच देते हाइड्रोजन का, एक ऐसे खींचते, ऐसे खींचते। अब शेयरिंग दिखाना होता तो क्या दिखाते, हाइड्रोजन अपना क्या पूरा करता है, ड्यू वर्क पूरा कर लिया। नहीं, चलिए नाइट्रोजन क्या पूरा करता है, अष्टक, इसका भी 8 पूरा हो गया। अब कार्बन, इसका भी 3 गो यूज करेगा और इसका 1 गो यूज करेगा, देख लो कार्बन का भी 8 पूरा हो गया, 3 3 6 7 और 1 8। यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, तो सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड खींचा गया है। यहाँ कार्बन और तीन तीन इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ खींचा गया है, नहीं खींचा गया है। तो इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं, बोलो दिक्कत है। तो इस तरह से हम लोग को लिखने आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, चलिए जैसे आप लोग को दे दिया है यहाँ पर CO2, आपको दिया CO2 का स्ट्रक्चर खींचने के लिए, बहुत इजी है, बोलिए बोलिए। ओ, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सही है। नहीं, इस पर लोन पेयर कितना होगा, इस ऑक्सीजन पर लोन पेयर कितना, 2 लोन पेयर, ठीक है। आइस पर 2, आइस पर एक भी नहीं। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन था, चारों यूज कर गया, नहीं तो ये CO2 आपको बनाने आना चाहिए, बन सकता है, ध्यान रखना है। चलो, तो इस तरह से आप बना सकते हैं, CO2 का स्ट्रक्चर आपको मिले तो आप बना सकते हैं, किसी को दिक्कत नहीं ना है, आगे बढ़ते हैं। HCl खींच लीजिए, क्या दिक्कत है, H है, Cl है, 2 2 4 2 6 और एक 7, इसका एक 7, नहीं इसका द्विवर्ग पूरा होगा, इसका अष्टक पूरा होगा, हो गया पूरा। H और Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, H है तो टेंशन ही नहीं है, सिंगल बॉन्ड सीधे बस में रहे। हाइड्रोजन अपना द्विवर्ग पूरा करता है और क्लोरीन क्या पूरा करेगा, अष्टक पूरा करेगा, ध्यान रखना है, कर सकते हैं। चलिए, तो इस तरह से आप बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप बना लीजिए NF3 का बना लीजिए, हम लोगों का PH3 फॉस्फीन गैस का बना सकते हैं, ये सब होमवर्क में लिख लीजिए, कुछ अपना बनाइएगा। NF3 PH3 H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब बना सकते हैं, ठीक है।
इसके अलावा कुछ और कोवैलेंट कंपाउंड आप ले लीजिए, ओ एल 2 का बना लीजिएगा, ये सब बनाइए। हाँ बोलिए। काहे नहीं बनेगा, किसी का भी एक्स्ट्रा बन सकता है, कंपाउंड है तो उसका स्ट्रक्चर है। नहीं, CuSO4 यही हम लोग का होता है। CuSO4 को तोड़िएगा तो टूट देता है, Cu2+, और SO4 2-, ये होता है। तो ये थोड़ा सा आगे का है। ये होता है इनके बीच में, कॉपर और सल्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। ये प्लस और माइनस है, तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच में जो बॉन्ड, क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड, आयंस के बीच में। अब SO4 2- खींचेंगे तो ये आगे हम लोग को मिलेगा पढ़ने के लिए। ये होता है SO4 2-, नहीं तो ये आगे मिलेगा, अभी इसको हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। जस्ट आगे मिलेगा जब हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एनी मॉलिक्यूल बाय लेविस स्ट्रक्चर मेथड। ठीक है, अभी तो कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ रहे हैं, अभी स्ट्रक्चर थोड़ा सीख रहे हैं, इसमें दिक्कत है। चलिए अगले पॉइंट पे आइए। अगला इसमें आपका आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड के बाद हाँ एक टर्म आता है कोवैलेंसी, नहीं एक टर्म हम लोग का आता है कोवैलेंसी। तो कुछ है नहीं, ये ऐसा ही अनवांटेड सा टर्म है। नहीं, कोवैलेंसी सहसंयोजकता। तो कोवैलेंसी क्या है? ठीक है, कोवैलेंसी क्या है? तो कोई भी एक एटम का जितना इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में भाग लेता है, वही उस एटम का कोवैलेंसी कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेता है? दो। तो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन की कोवैलेंसी कितनी? 2। नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में, तो उसकी कोवैलेंसी कितनी? 3। नहीं बता देंगे, ध्यान रखना है। तो इस वजह से पूछता है आपका, जैसे पूछेगा O2 में ऑक्सीजन का कोवैलेंसी यानी सहसंयोजकता बताइए, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ध्यान रखना है। N2 में पूछ दिया कि N2 में नाइट्रोजन का कोवैलेंसी तो कितना? 3। तो जनरली जो वैलेंसी होता है वही कोवैलेंसी होता है, ध्यान रखना है। जितना वैलेंसी होगा वही कोवैलेंसी होता है, ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, ये हर केस में नहीं होता है, चेंज करता है कोवैलेंसी। कोई कोई आइटम जो है ना, वो कोवैलेंट बॉन्ड का संख्या कभी कभी ज़्यादा भी बनाने लगता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे जो एक्सेप्शंस आएगा। अभी हम लोग चूंकि लेविस थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसलिए अभी एक्सेप्शंस अभी नहीं। जब हम लोग का लेविस थ्योरी फिनिश होगा तब देखेंगे लेविस थ्योरी में क्या क्या एक्सेप्शंस है, कहाँ कहाँ कमी है। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी हम लोगों को कोवैलेंसी का कोई मतलब पूछेगा तो क्या कहेंगे? कोई भी एटम जितने कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है किसी भी कंपाउंड में, वही उस एटम की कोवैलेंसी कहलाती है। दिक्कत है, कर सकते हैं। चलो, अब अगला आता है इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगला आपका इसमें आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ध्यान रखना है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको हम लोग उप सहसंयोजन बॉन्ड कहते हैं, उप सहसंयोजन आबंध कहते हैं, उप सहसंयोजन आबंध, ध्यान रखना है। देखा जाए, देखें कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है। ठीक है, तो हम लोग कहा जाता है कि दो परमाणुओं के बीच में उपस्थित एक ऐसा बॉन्ड जो लोन पेयर के सहभाजन से बनता है। ठीक है, कैसे बनता है ये? तो ये बोल रहा है कि परमाणुओं दो परमाणुओं के बीच यदि लोन पेयर के सहभाजन, दो परमाणुओं के बीच यदि लोन पेयर के सहभाजन से आबंध बने, आबंध बने तो ऐसे आबंध को ही, ऐसे आबंध को ही उप सहसंयोजन, उप सहसंयोजन आबंध
कहते हैं। ध्यान रखना है, दो परमाणुओं के बीच यदि लोन पेयर के सहभाजन से आबंध बने तो ऐसे आबंध को ही क्या कहते हैं? उप सहसंयोजन आबंध कहते हैं। ये ध्यान रखना होगा। अब इसमें कुछ बात हम लोग को ध्यान रखना होगा, ठीक है? कि दो परमाणुओं के बीच में यदि लोन पेयर के सहभाजन से आबंध बने नहीं तो वैसे आबंध को ही क्या कहते हैं? उप सहसंयोजन आबंध कहते हैं। पहला बात आया। इस सहभाजन में, ये जो सहभाजन हो रहा है दो परमाणुओं के बीच में, इस सहभाजन में सिर्फ एक परमाणु का ही लोन पेयर भाग लेता है, दोनों परमाणु के लोन पेयर भाग नहीं लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है? इस सहभाजन में एक परमाणु का ही लोन पेयर भाग लेता है। ये इंपॉर्टेंट है। इस सहभाजन में एक परमाणु का ही लोन पेयर भाग लेता है। ध्यान रखना है। जैसे देखो, सहभाजन दो तरह का हुआ। एक हुआ कि मान लो कि आपको कोई बिजनेस करना था, नहीं तो आप 50,000 मिलाया, आपका दोस्त भी 50,000 मिलाया और मिलाकर आप लोग बिजनेस शुरू कर दिए। तो इसको कहते हैं परस्पर सहभाजन। समान मात्रा में पैसा मिलाया गया और एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया गया, तो इसको बोलते हैं परस्पर सहभाजन। एक सहभाजन होता है कि आपका दोस्त जो है बहुत पैसे वाला है, नहीं, और आप जो हैं थोड़ा गरीब हैं। आप दोस्त के पास गए, नहीं, हेल्प मांगने के लिए। दोस्त कहा कि ठीक है तुम बिजनेस करो, नहीं, हम तुमको कर्ज के रूप में तुमको ये पैसा दे रहे हैं, नहीं, इस पैसे पर अपना हक मत समझ लेना, ये पैसा मेरा ही है, ठीक है, लेकिन तुम इस पैसे से अपना बिजनेस खोलो, अपने बिजनेस को बढ़ाओ, ठीक है, तुम्हारा बिजनेस जब बढ़ जाएगा तो फिर हम इस पैसे को ले भी सकते हैं। नहीं, यानी पैसा आपके पास है, वो आपके भी काम में आ रहा है, लेकिन साथ साथ उसके लिए भी गिना जा रहा है। वो अपना गिन रहा है, जो अपना बैलेंस जोड़ रहा है, तो जोड़ रहा है, हाँ 50,000 इसको दिए हैं। मेरा बात समझ आ रहा है ना? नहीं, तो ये भी एक प्रकार का सहभाजन हुआ। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है ये इसी टाइप का सहभाजन है, जिसमें दो परमाणुओं के बीच में सहभाजन तो हो रहा है, लेकिन वो सहभाजन में इलेक्ट्रॉन किसका भाग लेगा? सिर्फ एक परमाणु का। दोनों परमाणु के इलेक्ट्रॉन सहभाजन में भाग नहीं लेंगे, इसलिए इसे परस्पर सहभाजन नहीं कहा गया। मेरी बात कुछ दिमाग में जा रही है? नहीं, तो ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो इस सहभाजन में एक परमाणु का ही लोन पेयर भाग लेता है, यानी एक ही परमाणु का इलेक्ट्रॉन सहभाजन में भाग लेगा, दोनों परमाणु का इलेक्ट्रॉन सहभाजन में भाग नहीं लेता है। ठीक, पहला बात। दूसरा बात, अब जिस परमाणु का लोन पेयर सहभाजन में भाग लेगा, उस परमाणु का अपना औष्टक पूरा होना चाहिए, तभी वो लोन पेयर अपना देगा सहभाजन के लिए। ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि लोन पेयर देने वाले परमाणु का अपना औष्टक पूरा होना चाहिए। अपना औष्टक क्या होना चाहिए? पूरा होना चाहिए। ये कंडीशन है भाई, ध्यान रखना है, ठीक है। अपना औष्टक पूरा होना चाहिए। अपना पहले पेट भरा हुआ है तब ना किसी और का पेट भरिएगा। नहीं, अपने भूखे हैं दूसरे का पेट कहाँ से भरिएगा? तो फिल्मों में होता है, नहीं होता है, ठीक है। पहले अपना पेट भरा हुआ है, अपने से ढड़क रहा है, नहीं तो कोई आ गया तो अच्छा ठीक है, लो 20,000 लेने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो वही ये बोल रहा है कि लोन पेयर देने वाले परमाणु का अपना औष्टक पहले पूरा होना चाहिए, यानी वो खुद स्टेबल होना चाहिए। ध्यान रखना है, तब वो इलेक्ट्रॉन बीच में रहेगा, ठीक है लो मेरा अपना पेट भरा हुआ है, इसको यूज करो, लेकिन इसको अपना मत समझना, इसको हम भी गिन रहे हैं, तुम भी गिनो, लेकिन है मेरा ही, ठीक है। दूसरा बात हम लोग को ध्यान रखना है कि लोन पेयर देने वाले परमाणु का अपना औष्टक क्या होना चाहिए? पूरा होना चाहिए। ये समझ में आ गया। अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को? तो जैसे ए और बी है, अब इसके पास लोन पेयर है, तो दो इलेक्ट्रॉन को घेर कर ऐसे हम लोग तीर खींचेंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान रखना है, हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे खींचेंगे? कुछ इस तरह से, ध्यान रखना है। इसका लोन पेयर है, नहीं, तो दो इलेक्ट्रॉन को घेरेंगे और एक तीर खींचेंगे, ध्यान रखना है। अब ये दो इलेक्ट्रॉन ए में भी गिना जाएगा और ये दो इलेक्ट्रॉन बी में भी गिना जाएगा। ध्यान रखना, ये दो इलेक्ट्रॉन ए में भी गिना जाएगा और ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ गिना जाएगा? बी में भी गिना जाएगा। ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मान लो
थोड़ा सा कोई एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं। देखा जाए, जैसे मान लो हमको दिया गया CO। CO का मतलब समझते होंगे आप लोग, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है ये? कार्बन मोनोऑक्साइड ये दिया गया। नहीं, अब हम खींचते, चलो भाई कार्बन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन? 6, तो 6 को बनाइए, 2 गो, 2 4 गो, और 2 गो 6 गो। इसके पास इस ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करने के लिए कई इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6 गो है, 2 गो और चाहिए। नहीं, तो इसका मतलब ये कई गो बॉन्ड बनाएगा? 2 गो, 2 गो बॉन्ड बनाएगा। नहीं, इसका एक इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड, इसका एक इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड, बनेगा कि नहीं बनेगा? अब इस ऑक्सीजन का गिनिए 8 पूरा हुआ कि नहीं पूरा हुआ? हो गया। एक बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6 और 2 8, पूरा हो गया। इस कार्बन का गिनिए, 2 2 4 2 6, क्या इसका 8 पूरा हुआ? नहीं, तो ये तो स्टेबल हो गया, लेकिन ये क्या हुआ? अनस्टेबल। ये अभी स्टेबल नहीं है। इसको अभी स्टेबल होने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 गो और चाहिए, क्योंकि इसके पास 2 2 4 2 6 गो है, 2 इसको और चाहिए। नहीं, तो ये ऑक्सीजन क्या करता है? इसके पास लोन पेयर है कि नहीं है? है। तो इसका अष्टक पूरा है कि नहीं है? है। तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन को घेरा और घेर कर इनके तरफ मूव किया। नहीं, तो मूव किया का मतलब कंप्लीट ट्रांसफर नहीं कर दिया, इसको उठाकर कहाँ रख दिया? बीच में। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी गिने जाएंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी गिने जाएंगे। तो इसका भी 8 पूरा और इसका भी 8 पूरा। नहीं, तो ये हुआ CO का स्ट्रक्चर। हुआ CO का स्ट्रक्चर, जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, ध्यान रखना। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर हुआ। तो दिक्कत है? चलो, जैसे दूसरा एग्जांपल लेके देखो, O3, ओजोन, नाम सुने हैं ना? ये हम लोग का ओजोन है। O3 में कितने ऑक्सीजन है? 3, तो 3 ऑक्सीजन खींचिए, 1 2 3। चलो, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6। इसके पास भी 6, 2 2 4 और 2 6। इसके पास भी 6 हैं, 2 2 4 और 2 6। चलो, अब देखा जाए तो पहले 2 ऑक्सीजन की बात करते हैं। नहीं, तो इन दोनों को पहले सोचो, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसके पास भी नहीं, तो अगर दोनों 2 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लें तो इन दोनों का अष्टक पूरा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। यानी इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लिया, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लिया। अब इसका गिनो 8 पूरा हुआ कि नहीं? तो एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6 और 2 8, पूरा हो गया। इसका भी गिनो, 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 पूरा हो गया। नहीं, अब देखो इसके पास कई गो है? 6 गो। तो इसका भी हम लोग ऐसा करें, देखो तो इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी 8 पूरा नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन ये गलत है ना। इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन गिनिए तो कई गो हो गया? 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अच्छा, ऑक्सीजन के पास क्या 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है? इसका आप कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन का होता है 1s2, यही ना होता है। तो ऑक्सीजन के पास ऑर्बिट कई गो है? 2 गो। ऑक्सीजन के पास ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? तो ये पूरा भरा हुआ है कि नहीं? फर्स्ट ऑर्बिट भरा हुआ है। अच्छा, सेकेंड ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन कई गो है? 6 गो। तो ये 6 गो है, इसमें और कितने रखने का जगह है? 2 गो और रख सकता है, बस में रहे। यानी सेकेंड जो ऑर्बिट है इसके पास मैक्सिमम 2 और इलेक्ट्रॉन, यानी मैक्सिमम कितना रहता है? 8। मैक्सिमम कितना रहता है? 8। यहाँ पर हम कई कर दिए? 10। तो 2 कहाँ रखा है? जगह तो है नहीं, बस में आ रहा है, इसलिए ये आंसर क्या है? गलत है। ऐसे नहीं बना सकते हैं। चलो, O3 बनाते, O O O, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा? नहीं। अब आ जाओ, घेर दिए, क्या बना दिए? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ध्यान रखना है। आप देख लो, अब सबका अष्टक पूरा हो गया, आप गिन के देख लो। इसका 2 2 4 2 6 और 2 8। इसका गिनो, 2 2 4 2 6 और 2 8। इसका गिनो, 2 2 4 2 6 और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके लिए गिना जाएगा? 8।
नहीं तो O3 में 2 कोवैलेंट बॉन्ड और एगो कोऑर्डिनेट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है? तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो इस तरह से कुछ कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिया है तो बना के लाएंगे आप? नहीं तो आप बना सकते हैं। जैसे SO2 का स्ट्रक्चर आप बना के लाएंगे, SO3 का स्ट्रक्चर आप बना के लाएंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। NO2 माइनस का स्ट्रक्चर आप बना के लाएंगे, यहां से SO2, SO3, SOCl2 का स्ट्रक्चर बना के लाइएगा। HNO3 का स्ट्रक्चर बना के देखिएगा। H2SO4 का स्ट्रक्चर बना के लाइएगा। इतना बना के लाना है, ठीक है। तो इतना स्ट्रक्चर आप पहले बना के लाएंगे।